प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इतिहास के 2024 के मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और कुछ प्रश्नों का हल हमने पिछले वीडियो में देखा और 2024 के क्वेश्चन पेपर 3 में हिस्ट्री सेक्शन के अन्य प्रश्नों का हल अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। सल्तनत कालीन भारत की परिस्थितियों में रजिया सुल्तान की असामान्य उपलब्धियां समझाइए। तो आप जानते ही होंगे 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया है और एक महिला होने के बावजूद उसने 4 वर्ष शासन का संचालन किया और उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा और ये सब उसकी उपलब्धियों में आएगा कि कैसे उसने शासन संचालन किया और किस तरह से वो अपने कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा पाई। उसे ही हमें बहुत सरल तरीके से 4 वाक्यों में लिखने का प्रयास करना है। 4 लाइन दिया रहेगा। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी मुस्लिम महिला शासिका थी। ये फैक्ट आपको बिल्कुल प्री के लिए भी याद होना चाहिए। अब मिन्हाज-उस-सिराज-जो-जियानी दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास के एथेंटिक राइटर्स में से एक है, मतलब सल्तनत कालीन ही इतिहासकार हैं और गुलाम वंश के इतिहास के लिए सबसे प्रमाणिक विवरण मिन्हाज-उस-सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी को मानते हैं और मिन्हाज-सिराज ने रजिया को विवेकमय, लोकोपकारी और राज्य की हितैषी कहा है। तो इससे ये स्पष्ट साबित हो रहा है कि रजिया ऐसे समय में, जो कि सल्तनत काल राजाओं की निरंकुशता, सुल्तानों के द्वारा लिए जाने वाले मनमाने फैसले, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन जैसे लोगों का नाम आपने सुना ही है, उनके कार्यों के लिए कुख्यात है। ऐसे समय में रजिया की तारीफ करता है मिन्हाज ने रजिया को विवेकमय, लोकोपकारी और राज्य की हितैषी कहा है। तुर्क अमीरों के विरोध का सामना करते हुए स्त्री वेश त्याग कर विद्रोह के बीच शासन संचालन रजिया की असामान्य उपलब्धि थी। ये सबसे बड़ा फैक्ट है जिस पर आपको जोर देना है कि उस समय जब परिस्थितियां ही नारियों के पक्ष में नहीं थी, ऐसे समय में अमीरों के विरोध का, जो दरबार के अमीर थे, तुर्क अमीरों के विरोध का सामना करते हुए रजिया ने स्त्री वेश त्याग दिया। पुरुषों की वेशभूषा में वो दरबार में उपस्थित होती थी, जैसे सुल्तान की वेशभूषा है, और कहा तो ये भी जाता है कि उसने अपने आप को सुल्ताना कहने से भी मना किया, सुल्तान ही लिखवाया। मतलब सुल्तान की पत्नी सुल्ताना कहलाएगी। यदि हम शब्दों के अर्थ पर जाएंगे तो रजिया ने कहा मैं सुल्ताना नहीं, मैं तो सुल्तान ही हूं। तो ये भी उसकी एक उपलब्धि है कि तुर्क अमीरों के विरोध का सामना करते हुए स्त्री वेश त्याग कर विद्रोहों के बीच शासन संचालन, बार बार 4 वर्ष तक विद्रोह ही होते रहे और विद्रोहों का भी वो सामना करती रही और शासन भी चलाती रही और विद्रोहों के ही दौरान उसकी भटिंडा में मृत्यु हुई थी, कैथल में मृत्यु हुई थी, डाकुओं के द्वारा हत्या किए जाने से। तो तुर्क अमीरों के विरोध का सामना करते हुए स्त्री वेश त्याग कर विद्रोहों के बीच शासन संचालन रजिया की असामान्य उपलब्धि थी। और उसके बाद एक और बड़ी अच्छी उपलब्धि है जिस पर हमारा ध्यान अक्सर छूट जाता है। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन रजिया की जगह शासन पर, सिंहासन पर, ताज पर अपना अधिकार जमा लिया उसका भाई रुकनुद्दीन फिरोज। तो रजिया ने जन विद्रोह का मदद लिया, मिल्लत के बीच वो गई और उसने जनता से आह्वान किया कि मेरे पद को मुझे दिलाने में मदद करें। तो एक प्रकार से वो जनता की लीडर भी बनी, जनता को उसने सहयोग के लिए प्रेरित किया, यह भी उसकी उपलब्धि थी। जन विद्रोह अर्थात जनता की मदद से शासक बनना भी रजिया की उपलब्धि ही है। तो ये रजिया की असामान्य उपलब्धियां जो मुझे नजर आती हैं, मैंने आपको बताया। आशा करता हूं आप इसे समझेंगे। अब इंग्लिश मीडियम में इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए, क्या थोड़ी सी कुछ और फैक्ट को मैं बदलने का भी प्रयास कर देता हूं ताकि दोनों मीडियम के विद्यार्थी एक दूसरे से, दोनों आंसर से पूरा 100% सेम ना रहे, कुछ फैक्ट इधर उधर से जुटा लें, उनको दोनों आंसर से अपने आप को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। रजिया वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, बिल्कुल क्लियर है। शी हैज बीन नोन टू बी द फर्स्ट मुस्लिम वुमन हु गेव अप पर्दा एंड हर ट्रेडिशनल मुस्लिम एटेरे। तो जैसा हिंदी में था, रजिया ने पर्दा छोड़ दिया, अपना महिला वेश त्याग दिया। रजिया इन हर किंगडम हैज एस्टेब्लिश्ड पब्लिक लाइब्रेरीज, स्कूल्स एंड एकेडमीज। ये भी मिलता है
आंसर में इसका भी आप जिक्र कर सकते हैं। वहां मैंने लिखा कि मिनहाज के अनुसार वो लोकोपकारी थी, और यहाँ आप ये भी जोड़ सकते हैं कि उसने लोकोपकार के क्या काम किए। उसने विद्यालयों की स्थापना की, पुस्तकालयों की स्थापना की, है ना, तो ये भी उसके लोकोपकार के कार्य के रूप में आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखते हैं। रजिया सुल्तान हैज आल्सो बीन नोन फॉर हर अनबायस्डनेस एंड ब्रेवरी। रजिया सुल्तान को उसकी निष्पक्षता और उसकी बहादुरी के लिए भी जाना जाता है। तो ये सब रजिया की उपलब्धियां हैं, आप इनका जिक्र करें। शब्द सीमा 30 ही है इस प्रश्न में भी। अगला प्रश्न और बेहद अच्छा है। जाट कौन थे? उनके द्वारा मुगलों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया गया था? तो जाटों का विद्रोह मुख्य रूप से औरंगजेब के काल की घटना है। 3 जाट नेताओं ने, गोकुल, राजाराम और चूड़ामन, 3 जाट नेताओं ने एक के बाद एक विद्रोह किया। जहां अधिकांश किताबें जाटों के विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीति से जोड़कर देखती हैं, वहीं हम जब एनसीईआरटी सतीश चंद्रा की बुक का अध्ययन करते हैं तो वहां जाट विद्रोह के पीछे वो कृषक असंतुष्टि को भी एक कारण बताते हैं। और इस तरह से दोनों बातों को हम एक साथ मैच करते हुए इस आंसर को बनाने का प्रयास करते हैं। जाट कौन थे? प्रश्न का पहला सेक्शन कह रहा है जाट कौन थे, तो हमें पहले लाइन में यही समझाना चाहिए कि जाट कौन थे। मध्यकाल में जाट आगरा दिल्ली क्षेत्र में यमुना नदी के रहने वाला कृषक समुदाय था। प्रश्न का पहला सेक्शन कंप्लीट। उनके द्वारा मुगलों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया गया? मालगुजारी के प्रश्न, यानी टैक्स का जो सिस्टम है, भूमि कर का जो सिस्टम है, राजस्व की प्रणाली है, मालगुजारी के प्रश्न और औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के कारण उन्होंने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये जाट विद्रोह का कारण हो गया। जाट आंदोलन के नेता, जैसे मैंने बताया, गोकुल, राजाराम और चूड़ामन थे। बड़ा ऊ लगेगा। और उन्हें सतनामियों का भी समर्थन मिला। औरंगजेब के काल की एक बड़ी घटना सतनामी विद्रोह भी थी। मुगल गृह युद्धों और कमजोरियों का लाभ उठाकर चूड़ामन एक पृथक जाट राज्य की स्थापना में सफल रहा। यद्यपि उनके विद्रोह का कोई शुरुआती उद्देश्य पृथक राज्य स्थापना नहीं थी, लेकिन विद्रोह अंजाम तक पहुंचा एक पृथक जाट राज्य की स्थापना से। तो ये 4 पॉइंट्स मुझे इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लग रहे हैं। आप इन्हें 30 शब्दों में या कॉपी की 4 लाइनों में लिखने का प्रयास करें, कैसे आपसे बनता है। इंग्लिश में देख लेते हैं। जाट वेयर द फार्मर्स ग्रुप्स ऑफ दिल्ली आगरा रीजन। दिल्ली आगरा क्षेत्र का फार्मर ग्रुप है। टैक्सेस डिस्प्यूट एंड रिलीजियस, ये टाइपिंग की गलती है, एंड रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां और कर का जो डिस्प्यूट है। गोकुल, राजाराम एंड चूड़ामन वेयर फेमस जाट लीडर्स। चूड़ामन स्टेब्लिश्ड अ जाट स्टेट अगेंस्ट द मुगल एम्पायर। चूड़ामन ने मुगलों के खिलाफ जाट राज्य की स्थापना में सफलता पाई। आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन के विषय में समझाइए। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आया आर्य समाज ने धर्मांतरण के विरुद्ध शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य एकदम स्पष्ट था कि जो हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में जा चुके हैं या इस्लाम में जिनका प्रवेश हो चुका है, उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाना, यह शुद्धि आंदोलन था। और उनके वापस लाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई वो शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाई उनके द्वारा। इसका उत्तर देखें, मैंने 30 शब्दों से अधिक में लिखा है, आप इसे 4 लाइन में संक्षिप्त करने का मेहनत करें। और विद्यार्थियों से तो मैंने कहा भी है कि वो लिख करके लाएंगे, मैं क्लासरूम में उनके कॉपी को चेक भी करूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश कराने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। ये 1 लाइनर फैक्ट भी है, प्री में भी आता है। शुद्धि आंदोलन आर्य समाज ने चलाया, दयानंद सरस्वती ने चलाया, और दयानंद सरस्वती के बाद स्वामी श्रद्धानंद ने इस आंदोलन को लीड किया था। दोनों का नाम आपके दिमाग में रहना चाहिए। इस आंदोलन के तहत लाखों भारतीय मुसलमानों तथा ईसाइयों की शुद्धि कराकर वैदिक धर्म में वापसी कराई गई। 11 फरवरी 1923 को स्वामी श्रद्धानंद ने भारतीय शुद्धि संस्थान की स्थापना की और इस कार्य को आगे बढ़ाया। समय शब्द नहीं है वहां पर। शुद्धि आंदोलन का मानना था कि हिंदू समाज को अपनी दुर्बलताओं, सामाजिक विषमता, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि को भी दूर करना चाहिए, क्योंकि बड़ा स्पष्ट मत था कि इन्हीं दुर्बलताओं के कारण लोग हिंदू धर्म से दूर जाते हैं, कि हमारे यहाँ जाति प्रथा है, हमारे यहाँ छुआछूत है, बहुत ज्यादा सामाजिक विषमता है, तो हम अपनी कमियों को भी दूर करें ताकि लोग हमारे धर्म से विमुख ना हो। ये शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य था। इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। शुद्धि मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय आर्य समाज
इट इज अ हिंदू रिलीजियस मूवमेंट aimed at the religious conversion of non-Hindus of Indian origin to Hinduism। जो इंडियन ओरिजिन के नॉन हिंदू हो चुके थे उनको वापस हिंदुत्व की ओर लाना इसका उद्देश्य था। इन 1923 स्वामी श्रद्धानंद फाउंडेड द भारतीय हिंदू शुद्धि महासभा, वहां पर की टाइपिंग को सुधारिएगा, शुद्धि महासभा, एंड पब्लिश्ड एंड पोस्ड द एजेंडा ऑफ रिकन्वर्सेशन। जो कन्वर्ट हो चुके थे उनको वापस लाने के एजेंडा को 1923 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा फिर से आगे बढ़ाया गया। तो इस तरीके से कुछ और प्रश्न मैंने आपके सामने रखे 2024 के इतिहास के विषय के। ये सीरीज आगे भी जारी रह सकती है, जिस तरीके से आप लोगों ने कहा है कि जारी रखें। आप और कमेंट्स कर सकते हैं, आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और जो बच्चे क्लासरूम में हैं मेरे साथ, वो इसे देख करके, अभी प्री की ही बैच चल रही है ज़्यादा, तो जो बच्चे प्री के हैं वो इसका आंसर लिख करके मुझसे चेक करा सकते हैं। मेंस के बच्चे भी इतिहास का आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस शुरू कर दें, उनके लिए भी ये वीडियो लाभदायक होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।